Hello IP students. Today our topic is Python NumPy array, and in this lecture we are going to discuss some basic concept related to Python NumPy array. So first of all, what is array? An array is a structure that contains a group of elements, and these elements are all of the same data types such as an integer or strings. And an array, we can say that in general refers to a named group of homogeneous, that means of same type elements. तो जब हम array की बात करते हैं तो आपको दो बातें समझनी होंगी यहाँ पर. There are two important things related to Python NumPy array. अभी तो हम सिर्फ array की बात करते हैं, तो array एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रक्चर है जिसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनका टाइप सेम होता है. अब वो इंटीजर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस. तो टाइप सेम होता है, ये एक कंडीशन होती है एरे के साथ. तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं और सभी एलिमेंट्स का टाइप सेम होता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एरे के बारे में, जो आपको समझनी होगी, याद करनी होगी. बात करते हैं नमपाई की. अब सेकंड वर्ड है नमपाई. नमपाई क्या है? नमपाई को हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल, इसकी फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन. ठीक, तो न्यूमेरिकल पाइथन है. न्यूमेरिकल का NUM और पाइथन का PY, तो हम इसे बोलते हैं नमपाई शॉर्ट में. ये एक्चुअली एक लाइब्रेरी है. और जब हम बात करते हैं पाइथन के अंदर लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. और अगर हमें किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ करना है तो हमें उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है. तो हम इसको कह सकते हैं कि नमपाई एक पाइथन पैकेज भी है. ठीक है, तो आप लाइब्रेरी कह सकते हैं या पैकेज कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं आप. और इसके थ्रू देखिए, लाइब्रेरी को यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है प्रोग्राम के अंदर कि अगर पहले से एक लाइब्रेरी और पहले से हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, तो हम डायरेक्ट उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं अगर हमें पता ही किस लाइब्रेरी से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो हम प्रोग्राम्स, अपने प्रोग्राम्स में उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है. और जहाँ तक आईपी एज ए सब्जेक्ट की बात है, तो 11th या 12th में हम देखेंगे इसको. नमपाई 11th में भी है, 12th में भी है. तो इसमें ये हमें समझना होगा कि अभी आपको जो भी कुछ आईपी के अंदर पढ़ना है वो बेसिकली लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट लाइब्रेरी, और मैं उनसे रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ना है, उनको डायरेक्ट यूज़ करना है. तो बहुत कुछ ज़्यादा लॉजिकल वर्क नहीं है आपके लिए. तो आपको लाइब्रेरी को देखना है कौन कौन सी लाइब्रेरी हैं और उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं. तो ऐसी एक लाइब्रेरी नमपाई. ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिकल पाइथन, इसको हम पाइथन पैकेज भी बोल सकते हैं. तो अभी और एरे हम डिस्कस कर चुके हैं. एरे एक स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसमें जो टाइप्स होता है एलिमेंट का वो सेम होता है. होमोजीनियस मीन्स ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम डेटा टाइप्स. तो सबका डेटा टाइप सेम होगा, चाहे वो इंटीजर होंगे या फ्लोट होगी या फिर वो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं. अभी इन दोनों वर्ड्स को मिला दिया जाए तो निकल के आता है नमपाई एरे. सो वी कैन से दैट नमपाई एरे इज सिंपली ए ग्रिड दैट कंटेन्स वैल्यू ऑफ द सेम और होमोजीनियस टाइप. तो नमपाई एरे एक सिंपली एक ग्रिड है जिसमें सभी एलिमेंट्स होते हैं, उनका टाइप सेम होगा, या हम कह सकते हैं होमोजीनियस होगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. ऑपरेशंस यूजिंग नमपाई. अब क्वेश्चन सेकंड ये आता है कि हम नमपाई, ठीक है, एरे, नमपाई एक लाइब्रेरी है या एक हम कह सकते हैं पाइथन पैकेज है, और एरे एक स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं आपके. अभी इसके थ्रू हम कर क्या सकते हैं, हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो हम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी एरे पे पॉसिबल हैं वो सभी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे. ऑफ कोर्स इनका डेटा टाइप सेम होगा, तो उस पर अभी हमें कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ नमपाई. सेकंड है ऑपरेशन रिलेटेड टू द लीनियर एल्जेब्रा. तो लीनियर एल्जेब्रा से रिलेटेड भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं नमपाई की हेल्प से. थर्ड है NumPy हैज़ इनबिल्ट फंक्शंस फॉर लीनियर एल्जेब्रा एंड रैंडम नंबर जनरेशन. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो NumPy है, जैसे मैंने बताया कि NumPy एक लाइब्रेरी है और इसमें बिल्ट इन फंक्शन होते हैं. देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बिल्ट इन फंक्शन का. तो फंक्शन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन. तो अभी मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा. बिल्ट इन फंक्शन का मतलब है जो पहले से बने हुए हैं, जिनका वर्क पहले से डिसाइडेड है और उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं, तो उनको कहा जाता है वो बिल्ट इन फंक्शन. ठीक है, हमको सिर्फ उनको यूज़ करना होता है, हमें पता होना चाहिए कि उसका सिंटैक्स क्या है, और हम अपने प्रोग्राम में, और वो किस लाइब्रेरी को बिलोंग करते हैं, तब हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी थ्रू आउट आवर प्रोग्राम हमको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और आपको भी यही करना है. सेकंड आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन. यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको यूज़र डिफाइन करता है, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग.
अभी जहाँ तक आईपी के सिलेबस की बात है तो आईपी में यूज़र डिफाइंड फंक्शन तो नहीं है, सभी बिल्ट इन फंक्शन है। तो आपको लाइब्रेरी को याद करना है और उस लाइब्रेरी के नेम को पता होना चाहिए आपको, और कौन सी लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आपका काम बहुत आसान होगा, और सिर्फ यही सिलेबस में भी है आपके, तो ये भी आप बात समझने वाली है आपकी कि NumPy हैज़ ए बिल्ट इन फंक्शन फॉर लीनियर अलजेब्रा एंड रैंडम नंबर जनरेशन। ठीक। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट आया रैंडम नंबर जनरेशन। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमें नंबर रैंडमली जनरेट करना है, जैसे कुछ गेम होते हैं, जैसे लूडो का गेम है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर रैंडमली जनरेट हो जाता है आपका 0 से लेकर 6 के बीच में। तो ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस हो सकती हैं जहाँ हमें रैंडम नंबर जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ उस तरीके अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो वहाँ नमपाई एरे के थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं। रैंडम नंबर जनरेशन का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। तो नमपाई में जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली लीनियर अलजेब्रा के से रिलेटेड होते हैं, या फिर वो रैंडम नंबर जनरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम अगर हम नमपाई का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो बहुत से मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, हम लीनियर अलजेब्रा के बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, साथ साथ हम रैंडम नंबर जनरेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है, उससे रिलेटेड फंक्शंस भी होते हैं जब हम बात करते हैं नमपाई एरे की। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, तो ये लिखा भी हुआ देखिए, ऑपरेशंस यूजिंग नमपाई मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन एरे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज ऑपरेशन रिलेटेड टू लीनियर अलजेब्रा। थर्ड पॉइंट, नमपाई हैज एन बिल्ट फंक्शन फॉर लीनियर अलजेब्रा एंड रैंडम नंबर जनरेशन। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट आता है सिंपल नमपाई एग्जाम्पल। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आप करना क्या है, अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि नमपाई एक लाइब्रेरी है या पाइथन का एक पैकेज है, और इस लाइब्रेरी में पहले से बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं। ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं बेसिकली, और ज़्यादातर जो फंक्शंस होते हैं मैक्सिमम वो लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो अभी इसको यूज़ कैसे करना है, आपको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको import numpy। अब import तो एक कीवर्ड है, ये हम सब जानते हैं। numpy लाइब्रेरी का नेम है, तो आपको लाइब्रेरी को import करना है। जब तक आप import नहीं करेंगे लाइब्रेरी को, तब तक आप उस लाइब्रेरी के किसी भी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। तो लाइब्रेरी तो बहुत है आपकी, ठीक है, मैटप्लॉटलिब भी एक लाइब्रेरी है, पांडास भी एक लाइब्रेरी है, आप आगे पढ़ेंगे उन चीज़ों को। इसी तरीके से नमपाई एक लाइब्रेरी है। तो अभी आपको किसी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। जब तक आप इंपोर्ट नहीं करेंगे उस लाइब्रेरी को, तब तक आप प्रोग्राम करने में इनकैपेबल होंगे, उसका एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आप उसके फंक्शन को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर आपको किसी फंक्शन को यूज़ करना है जो एक पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी से बिलोंग करता है, तो आपको उस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना होगा। तो आपको लिखना होगा फर्स्ट लाइन इंपोर्ट नमपाई। क्लियर, इंपोर्ट नमपाई। ठीक, एक तो ये हुआ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना सभी लाइब्रेरी पर अप्लाई होता है। अगर कोई लाइब्रेरी हम चेंज भी कर देंगे तो उसको हम उसी तरीके से लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, इंपोर्ट फिर लाइब्रेरी नेम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पांडास को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास। ठीक। यहाँ हम नमपाई की बात कर रहे हैं तो नमपाई, पांडास के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम नमपाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और बिल्कुल बेसिक से लेके हम अभी चल रहे हैं यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप स्लाइड पर फोकस करते रहिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो किस पॉइंट से रिलेटेड बोल रहा हूँ, मैं बताता रहता हूँ टॉप टू बॉटम। ठीक है। तो पॉइंट्स को भी पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और आपको कहीं कुछ डाउट लगता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीन पर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए कॉपी में अपने अंदर। उससे क्या होगा कि आपको बातें और सही से समझ में आएंगी। जब आप लिख लेंगे तो जब मैं बोलूँगा उस चीज़ को या डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो फिर आपको वो कंटेंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अभी आगे देखते हैं। ये तो एक तरीका था कि हमने लिखा इंपोर्ट नमपाई। एक और मेथड है, देखिए रेड पेन से लास्ट लाइन लिखी इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। अब इसका क्या मीनिंग है, नमपाई को तो हमने इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम में, तो फिर एज एनपी लिखने का क्या मतलब है। नमपाई इसको हम रीनेम कर देते हैं एक्चुअली, और रीनेम करने की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, नमपाई थोड़ा सा बड़ा नेम है आपका, तो हम इसको नेम को छोटा करना चाहें। जैसे एक होता है ना कभी कभी कि जैसे जनरली होता है एक पर्सन के एक से ज़्यादा नेम होते हैं, एक शॉर्ट में होता है और एक पूरा नेम हम लेते हैं उसका, तो कभी कभी हम शॉर्ट में बुलाते हैं किसी पर्सन को। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या काम किया, लाइब्रेरी का जो नेम है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, बहुत छोटा कर दिया उसे। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे एडवांटेज ये होगा कि जब कभी भी हमें थ्रू आउट ऑफ द प्रोग्राम हमको उसका यूज़ करना होगा तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। ठीक है। और जब टाइप ही कम करना पड़ेगा तो एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं और हमारा टाइम ही बचता है। तो
उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए करना ही होता है कि जैसे आपने लिखा import numpy, तो उसके बाद आप लिखिए as, और फिर उसके बाद एक कोई भी एक नेम दे दीजिए छोटे से छोटा जो आप देना चाहते हैं उसको। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप छोटा नेम दे सकते हैं, देना ही है आपको, नेम बड़ा भी हो सकता है। तो मैटर ये है कि हम उसे रीनेम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा नेम देने से फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं। हासिल क्या होगा? कुछ नहीं, नथिंग। तो अभी तो ऑब्वियसली जब आप रीनेम कर रहे हैं तो आप नेम छोटा ही देंगे, ठीक है। अभी वो नेम क्या देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नमपाई के लिए जनरली बुक्स में जो कन्वेंशन दे रखा है वो थोड़ा सा ये दे रखा है कि आप एनपी यूज़ कीजिए। एनपी ज़्यादा जगह है, आपको एनपी लिखेगा, नमपाई, नमपाई का एन और पाई का पी, तो एन पी यूज़ कर लें। आप एन यूज़ करेंगे, खाली पी यूज़ करेंगे, या कुछ और भी यूज़ करेंगे, वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर, लेकिन जनरली हम एन पी यूज़ करते हैं। तो हमने लिख दिया import numpy as np। अब उसमें क्या होगा कि थ्रू आउट द प्रोग्राम जहाँ कहीं भी आपको लाइब्रेरी का नेम लिखना होगा वहाँ आप numpy नहीं लिखेंगे, बल्कि अब क्या लिखेंगे वहाँ पर, वहाँ लिखेंगे हम np। तो numpy को np रिप्लेस कर देगा यहाँ पर, तो इसलिए हमने पहले ही बोला कि हमने इसको रीनेम कर दिया है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अब आप, ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में आपकी ये चॉइस है कि आप numpy यूज़ कर लें या np यूज़ कर लें, नहीं, आपने उसे ऑलरेडी रीनेम कर दिया, अब आप एनपी ही नेम यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर। तो ये भी एक कंपल्शन है इसके अंदर, तो ये भी एक बाउंडेशन लग जाती है इसके अंदर कि भाई अब इसमें एनपी लग दिया, हमने रीनेम कर दिया, तो अभी हमें प्रोग्राम के अंदर एनपी यूज़ करना है, नमपा यूज़ नहीं करना। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो एक तो बात ये थी। अब इसके बाद एरे के टाइप समझ लीजिए। नमपाई एरे की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसके टू टाइप्स होते हैं, वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे। आई थिंक इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं, वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे। तो अभी हमें इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझना होगा, ठीक है। देखिए, पहले चलिए टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स में वन डायमेंशनल एरे में वन डायमेंशन ही होगी, एक ही डायमेंशन होगी, और टू डायमेंशनल एरे में टू डायमेंशन होंगी, या हम कह सकते हैं टू एक्सेस होंगी। तो पहले एक्सेस जो वर्ड है इसको ही समझ लेते हैं, एक्सेस क्या है। तो फर्स्ट टर्म आता है numpy array से रिलेटेड, एक्सेस। NumPy axes are the direction along the rows and columns. Just like coordinate systems, NumPy array are also have axes. In a two-dimensional NumPy array, the axes are the direction along the rows and columns. Axis 0 represent rows and axis 1 represent column. तो एक्सिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, हम उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं उसके अंदर, और एक्स कोऑर्डिनेट जो बताता है आपका हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बताता है आपका कि डिस्टेंस क्या है, वाई आपको बताता है कि वर्टिकली कितना उसका डिस्टेंस है। उसी तरीके से यहाँ पर एक्सिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। टू एक्सिस होती हैं, एक्सिस 0 और एक्सिस 1, ठीक। जहाँ एक्सेस जीरो रो को रिप्रेजेंट करता है, वहीं याद रखिएगा कि एक्सेस वन कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जब टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा एरे का, तो वहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि रोज होंगी और कॉलम्स होंगे। रोज की जो एक्सेस होगी वो एक्सेस जीरो होगी, और कॉलम की जो एक्सेस होगी वो एक्सेस वन होगी। मैं चलिए डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। वन डायमेंशनल एरे को देखिए। अब वन डायमेंशनल एरे, जैसे नेम है इसका वन डायमेंशनल एरे, तो डायमेंशन ही वन है। तो जब डायमेंशन वन है तो ओनली वन एक्सिस होगी, वो कौन सी एक्सिस होगी? एक्सिस जीरो होगी। तो वन डायमेंशनल एरे फर्स्ट फिगर देखिए आप, 1D एरे, तो उसमें लिखा 7 2 9 10, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वन डायमेंशनल एरे। एक ही डायमेंशन है, एक ही रो है, इसलिए इसे वन डायमेंशनल एरे बोला जाएगा, ठीक है। और एक्सिस जीरो के अलोंग है, तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। जब हम टू डायमेंशनल एरे की बात करेंगे तो अभी हमारे पास टू रो हैं और थ्री कॉलम्स हैं। तो रो के अलोंग कौन सी एक्सिस होगी? एक्सिस जीरो। और कॉलम के अलोंग कौन सी एक्सिस होगी? एक्सिस वन। लिखा भी हुआ है क्लियरली, मैं दिखा देता हूँ, चलिए आपको पेन के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक्सिस वन है क्योंकि ये थ्री कॉलम्स है, और ये एक्सिस जीरो है क्योंकि ये टू रोज है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टू एक्सिस से ज़्यादा नहीं हो सकती, मोर देन टू एक्सिस भी हो सकती है। तो फिर एक एक्सिस और हो जाएगी, एक्सिस टू। तो रो के अलोंग रोज एक्सिस जीरो, अलोंग कॉलम एक्सिस वन, और अलोंग एक्सिस डेप्थ एक्सिस टू। अभी डेप्थ आपका एक और एक्सिस हो जाएगी, तो रो कॉलम और डेप्थ। तो ये मोर देन टू डायमेंशनल के लिए है, थ्री डायमेंशनल एरे के लिए है ये। तो ये हो जाएगा वन डायमेंशनल एरे, ये हो जाएगा टू डायमेंशनल एरे, और ये हो जाएगा थ्री डायमेंशनल एरे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी आपको। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड टर्म जो नंपाई एरे से रिलेट करता है वो करता है रैंक। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, रैंक क्या है आपका, ठीक। तो वेट ए मिनट, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको।
द रैंक ऑफ एन एनडी एरे टेल्स अबाउट हाउ मेनी एक्सेस डज इट हैव। रैंक ये बताता है किसी भी एरे को कि इसके अंदर कितनी एक्सेस है, नंबर ऑफ एक्सेस कितनी है। तो एनडी एरे के अंदर जो नंबर ऑफ एक्सेस होती हैं उसको हम रैंक बोलते हैं। जैसे वन डायमेंशनल एरे तो हमें पता है कि एक ही एक्सेस है तो उसकी रैंक हो जाएगी वन। टू डायमेंशनल एरे टू एक्सेस है, एक्सेस जीरो और एक्सेस वन, तो उसकी रैंक हो जाएगी टू। थ्री डायमेंशनल एक्सेस है तो रो कॉलम और डेप्थ हो जाएगी उसकी रैंक थ्री। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो रैंक जो होता है, रैंक ऑफ एन एनडी एरे टेल्स अबाउट हाउ मेनी एक्सेस डज इट हैव, तो ये बताता है कि इसके पास कितनी एक्सेस है, तो इसको रैंक बोलते हैं। ठीक। अब आता है थर्ड, शेप। ये रहा थर्ड पॉइंट आपका, शेप। शेप क्या कहता था? शेप ऑफ एन एटी ऑफ एन एरे, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, एरे होगा यहाँ पर, टी नहीं है, ठीक है। The shape of an array is a tuple of integers giving the size of the array along each dimension. तो सबसे पहले जो बात समझने की है कि जब हम शेप निकालते हैं, ठीक है, शेप क्या है वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो शेप आती है वो इंटीजर्स की फॉर्म में आती है, और जो इंटीजर्स होंगे वो टपल की फॉर्म में होंगे आपके। और टपल हम जानते हैं, टपल का रिप्रेजेंटेशन किस में होता है आपका? पैरेंथेसिस के साइन में, कुछ इस तरीके से, 3, 2, कुछ इस तरीके से। तो ये इंटीजर्स है 3 और 2, और पैरेंथेसिस के अंदर तो टपल है, ठीक है। तो शेप ऑफ एन एरे इज अ टपल ऑफ इंटीजर्स गिविंग द साइज ऑफ द एरे अलोंग ईच डायमेंशन। अब ये बताएगा क्या? ये तो हमें रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई कि ये टपल की फॉर्म में आते हैं और उसमें इंटीजर्स होती हैं वैल्यूज टपल में, लेकिन ये बताता क्या है आपको? उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? गिविंग द साइज ऑफ द एरे अलोंग ईच डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब एक्सिस के, ईच डायमेंशन है, ईच एक्सिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर कितने हैं, ये बताएगा आपका शेप। क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। द शेप ऑफ एन एरे इज अ टपल ऑफ इंटीजर गिविंग द साइज ऑफ द एरे अलोंग ईच डायमेंशन। तो एरे जो होगा, पहली बात तो जो शेप होगा एरे का, वो ये बताता है कि ईच डायमेंशन में यानी ईच एक्सिस में आपका साइज कितना है, और जो साइज होगा वो इंटीजर्स की, ऑब्वियसली एक इंटीजर नंबर होगा, तो जो भी आपका आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपके टपल की फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल ये आपका टू डायमेंशनल के लिए, अगर टू डायमेंशन है, एक्सिस या टू एक्सिस है, एक्सिस वन और एक्सिस जीरो और एक्सिस वन, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 3, 2। सपोज एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं इसको कि किस तरीके से शेप को लिखा जाता है। ये देखिए, ये वन डायमेंशनल एरे है। अभी इसमें वन डायमेंशनल एरे है तो एक ही एक्सिस है, ठीक है। तो शेप क्या हो जाएगी? 4, अब कोई और एक्सिस है नहीं, तो सिर्फ एक ही एक्सिस के अलग एलिमेंट्स बताने हैं आपको, ठीक है। तो आपने लिखा 4, ठीक, इतना छोड़ देंगे यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। टू डायमेंशनल एरे के अंदर देखेंगे, अब एक्स, इसमें देखिए आप, एक्सिस जीरो कितनी आपके ये हैं रोज हैं, 2 रोज हैं, तो हम लिखेंगे शेप 2 टपल की फॉर्म में, मतलब मीनिंग ब्रैकेट के अंदर 2, कॉलम कितने हैं? 3, तो लिखेंगे 2, 3, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, तो एक्सिस जीरो में है आपके 4 रोज, एक्सिस वन में है आपके 3 कॉलम्स, और एक्सिस जेड में, एक्सिस टू में सॉरी, आपके हैं 2। तो ये हो जाएगा 4, 3, 2। क्लियर? तो इस तरीके से हम शेप निकालते हैं। तो शेप ये बताता है बेसिकली कि ईच डायमेंशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, तो टपल क्या बताता है? टपल तो सॉरी, एरे क्या बताता है? नंपाई एरे में साइज, शेप क्या बताता है? शेप ये बताता है कि साइज ऑफ द, शेप बताएगा आपका साइज ऑफ द एरे अलोंग ईच डायमेंशन, सभी डायमेंशन है उसका साइज क्या है, ठीक है। तो वन डायमेंशन में साइज सिर्फ रो के अकॉर्डिंग जज होगा, टू डायमेंशनल में रो और कॉलम में देखिए 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो 2, 3 होगा। और थ्री डायमेंशन आप यहाँ देख रहे हैं, तो एक्सिस जीरो के अलोंग 4, एक्सिस वन के अलोंग 3, और एक्सिस टू के अलोंग 2, तो हम इसका साइज लिखेंगे 4, 3, 2 ब्रैकेट में, इसी तरीके से। और ये टपल की फॉर्म में होगा, और हमेशा ये इंटीजर्स वैल्यू ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है, अभी थोड़ा डिस्कस करने से जल्दी होगा, लेकिन चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं इसको यहाँ पर।
वन डायमेंशनल एरे को टू डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि शेप चेंज किया जा सकता है, और एक ऐसा फंक्शन होता है रीशेप। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी फंक्शन यूज़ करना है तो पहले आप लाइब्रेरी का नेम लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर यानी पैरेंथेसिस के अंदर जिसे हम कहते हैं पैरामीटर वैल्यू जो देते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उस एरे का नेम देना पड़ेगा जिसको हम रीशेप करना चाह रहे हैं, और फिर कॉमा लगा के उसका न्यू साइज देना पड़ेगा। साइज जब भी देंगे तो पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको 3/2 के हमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, नहीं 3 रो 2 कॉलम हो, इस तरीके से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे 3, 2। तो देखिए इसको कन्वर्ट किया तो यहाँ 3 रो हो गई, 2 कॉलम्स हो गए आपके, और यही हमें करना भी था इसके अंदर, तो हमने कर भी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं इसको। अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, और जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो हम सिर्फ इसके बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं। आगे जब से डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस को, तो वहाँ ये सब दोबारा से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स दोबारा से सभी आएंगे। अभी तो फंक्शन की कोई बात ही नहीं चल रही, अभी तो बात चल रही है सिर्फ इसके बेसिक्स की। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो अभी जैसे मैंने बताया कि एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका टाइप सभी का सेम होता है, तो डेटा टाइप सभी का सेम होता है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि वो डेटा टाइप कौन कौन से हैं। देखिए अभी इंटीजर टाइप है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंटीजर में और कोई वेरिएशन नहीं है, इंटीजर में भी साइज का साइज मैटर करता है। तो साइज़ के बिहार पर हम इंटीजर्स का साइज़ ले सकते हैं, int 8, int 16, int 32, int 64, ठीक है, u int 8। तो ये सभी साइज़ हैं इंटीजर के। तो यू का मतलब यहाँ अनसाइंड से है, अनसाइंड का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव आपका डजेंट मैटर, और कोई मतलब नहीं है उसका खास। तो अभी ये 8, 16, 32 जितने ज़्यादा साइज़ होगा उसके अंदर उतने ज़्यादा इंटीजर्स वो कैपेबल है स्टोर करने के। तो हम देखिए अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा टाइप लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास अगर हम काउंट कर रहे हैं तो उसके लिए इंट 8 सफिशिएंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर स्कूल काउंट कर रहे हैं तो मे बी 16 सफिशिएंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कर रहेंगे तो उसके लिए 64 है। ठीक है, तो इस तरीके से है, जितना ज़्यादा आपका आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप साइज़ लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि बड़े साइज़ में हम कम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन उसका कोई खास मतलब निकल के नहीं आएगा, वो मीनिंगलेस होगा क्योंकि मेमोरी में ज़्यादा साइज़ वो स्टोर करेगा। तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा टाइप लेते हैं। अब हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं, उसके उसके अकॉर्डिंग हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको फ्लोट लेना है तो इसी तरीके से फ्लोट 16, फ्लोट 32, फ्लोट 64, ये सब फ्लोट के टाइप है। इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये सभी जो डेटा टाइप्स हैं ये नमपाई के हैं। तो अभी आपको जब कभी भी इनको यूज़ करना होगा तो आप पहले एनपी लिखोगे। एनपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? नमपाई। क्यों क्यों यूज रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि हम नमपाई को ऑलरेडी रीनेम कर चुके हैं एनपी। अगर आपने रीनेम नहीं किया है, आपने सिर्फ इम्पोर्ट नमपाई लिखा है, तो आप नमपाई डॉट फ्लोट 16 लिखें। क्लियर? इसी तरह नमपाई डॉट फ्लोट 32 करें। अगर आपने उसे रीनेम कर दिया, उसको रीनेम करने के बाद आपने उसका नेम दे दिया एनपी, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे दे रखा है। जैसे ये दे रखा है आपको एनपी, सॉरी एक मिनट, एनपी 16, एनपी फ्लोट 16। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही है, ये सब रियल नंबर थे, इंटीजर फ्लोट। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट आता है आपका। तो बेसिकली यहाँ पर टू टाइप्स के डेटा टाइप्स ही मेन है। एक तो ये है एन पी डॉट कॉम्प्लेक्स 64 और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स 128। तो इसमें भी साइज़ का ही है, जो डिफरेंस है वो सिर्फ साइज़ का है। सिंगल प्रिसीजन के लिए हम एन पी डॉट कॉम्प्लेक्स 64 लेते हैं, और डबल के लिए हम कॉम्प्लेक्स एन पी डॉट कॉम्प्लेक्स 128 लेते हैं। एन पी तो हम हमें लिखते ही लिखते हैं क्योंकि नंपाई से बिलोंग करते हैं, तो पहले लाइब्रेरी का नेम डॉट उसके बाद डेटा टाइप का नेम। तो आप कॉम्प्लेक्स 64 लीजिए वन सिंगल प्रिसीजन के लिए, और डबल प्रिसीजन के लिए आप लेंगे कॉम्प्लेक्स 128। अभी आपको बूलियन वैल्यू लेनी है, ट्रू फॉल्स वाला डेटा टाइप लेना है, तो अभी आप उसके लिए क्या कर लेंगे? तो आप एन पी डॉट बूल 8। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर ये 8, 16, 32 ये क्या है आपके? ये बिट्स हैं, याद रखिएगा, ये क्लियर है। तो ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, आप क्या डेटा टाइप लेना चाहते हैं, आपकी जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप को सेलेक्ट कीजिए। इंटीजर में भी डिफरेंट डेटा टाइप्स है, फ्लोट में डिफरेंट डेटा टाइप्स है, कॉम्प्लेक्स है तो 64 और 128 है।
ठीक है, बूलियन के लिए बूल 8 है आपका। अच्छा, एक अगर इसमें ये होता है कि अगर हम कुछ ना लें तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट होता है फ्लोट 64। इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, फ्लोट डिफ़ॉल्ट होता है फ्लोट 64। नेक्स्ट आता है आइटम साइज। अब आइटम साइज और डेटा टाइप दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं। कैसे? तो आइटम साइज होता है ना, वो आपके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे डेटा टाइप है फॉर एग्जांपल इंट 16, तो अभी मैंने बताया 16 का मतलब क्या है, 16 बिट है, 16 बिट इंटीजर है। ठीक है, तो इसका आइटम साइज जो होगा, इसको हम जानते हैं कि 1 बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है, तो इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए तो उसका आइटम साइज आ जाएगा। तो आइटम साइज आ जाएगा इसका 2 बाइट। क्लियर? समझ में आया? तो डेटा टाइप इंट 16 है, 16 का मतलब बिट, 16 बिट का है डेटा, 16 बिट इंटीजर है इसका मतलब। तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, तो जब 8 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसका एक्चुअली में आइटम साइज होगा। तो आइटम साइज होगा इस केस में 2 बाइट। छोटा सा प्रोग्राम है, चलिए इसको देखते हैं। और ये प्रोग्राम बेसिकली ये बताता है कि किस तरीके से एरे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं अभी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के बेसिक्स तो सभी कंप्लीट हो गए हमारे, फिर भी ये प्रोग्राम मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो का वेट करें आप तब तक, वहाँ हमसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा सा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको ये पता लग जाए कि प्रोग्राम किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है आपका। तो हम लिखेंगे सबसे पहली लाइन, तो ये इंपोर्ट नंपाई ZP लिखना ज़रूरी है। एक लिस्ट ले ली, एक टपल ले लिया, एक स्ट्रिंग ले ली। क्यों लिया? इसलिए क्योंकि हमें इन तीनों को ही एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन तीनों को ही एरे में कन्वर्ट करना है। चाहते तो हम लिस्ट से लेके काम चल सकते थे, लेकिन फिर आप पूछते सर टपल से क्यों नहीं लिया, टपल से लेते तो आप कहते सर स्ट्रिंग क्यों नहीं लिया। तो हमने तीनों को ही ले लिया, लिस्ट को भी ले लिया, टपल को ले लिया, स्ट्रिंग को ले लिया, और तीनों को ही हम एरे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन का नेम है एरे, और बड़ा आसान सा तरीका है। क्योंकि ये फंक्शन लाइब्रेरी को जो बिलोंग करता है वो नमपाई है, तो हम लिखेंगे एन पी। क्योंकि हम नमपाई को ऑलरेडी एन पी डिक्लेयर कर चुके हैं ऊपर, तो हम यहाँ लिखेंगे एन पी डॉट एरे, और फिर लिखा हमने लिस्ट। इसी तरीके से सेकंड लाइन के अंदर लिखेंगे एन पी डॉट एरे टपल, और थर्ड लाइन के अंदर लिखेंगे एन पी डॉट एरे स्ट्रिंग। तो ये जो A1 A2 A3 है, एक्चुअली में लिस्ट को, टपल को और स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और जो वैल्यू आ रही है वो इन वैल्यू जो भी है वो एक एरे की है, और वो एरे आपका, एरे का नेम है A1 A2 A3। ठीक है, ए को ले लिया A4। इसमें हमने इंटेंशनली इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया। अभी तक हमने किसी का डेटा टाइप चेंज नहीं किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो फ्लोट 64 ही होता है। तो यहाँ पर हमने डेटा टाइप कर दिया फ्लोट 60। याद रखिएगा एक बात और है आपकी, और ये है कि इंटीजर वैल्यू है आपकी, जैसे लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सभी आपकी कुछ फ्लोट वैल्यू है, कुछ इंटीजर्स वैल्यू है। तो जब जैसे मैंने बताया एरे जो होता है वो सेम टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन किया रहता है, तो फ्लोट का भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, हमेशा कन्वर्जन लोअर टू हायर होता है। ठीक है, लोअर वैल्यू हायर में कन्वर्ट होती है, इंट फ्लोट में कन्वर्ट होगी, फ्लोट कभी इंट में कन्वर्ट नहीं होगी। क्लियर है? और वैल्यू ऑलरेडी सबकी सब इंटीजर है तो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगी, फिर वो इंटीजर में ही रहेंगी। अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी मैंने ये किया कि लिस्ट को प्रिंट कर दिया, फिर मैंने लिस्ट के रिगार्डिंग एरे को प्रिंट कर दिया। आगे देखिए, फिर मैंने टपल को प्रिंट कर दिया, टपल के रिगार्डिंग एरे को प्रिंट कर दिया, फिर स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग के रिगार्डिंग एरे को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने फ्लोट डेटा टाइप के रिगार्डिंग प्रिंट कर दिया, जहाँ मैंने डेटा टाइप फ्लोट लिया था। ये देखिए A4 में, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ फ्लोट 64 लिया, इसको भी प्रिंट कर दिया, A4 को भी प्रिंट कर दिया। आगे मुझे डेटा टाइप चेक करना है A1 एरे का, कि भाई A1 एरे का डेटा टाइप क्या है, तो मैंने लिखा A1 डॉट डी टाइप। ठीक है, आइटम साइज चेक करना है, तो A1 डॉट आइटम साइज। और पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो एरे का नेम और उसकी पोजीशन। अब ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो आपने लिस्ट में या टपल में या स्ट्रिंग में आपने पढ़ा था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सेम है। देखते हैं, लिस्ट ये थी आपकी, लिस्ट को जब कन्वर्ट किया एरे में तो इस तरीके से आ गया। देखिए अब ये सभी फ्लोट वैल्यू हो गई। क्लियर? समझ में आया? टपल था, टपल को एरे में किया, कन्वर्ट किया, चूंकि टपल की सभी वैल्यू इंटीजर थी तो फ्लोट में कन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ पर ये सभी इंटीजर में ही रहेगा। अगर एक वैल्यू फ्लोट में होती तो सभी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं थी। अब स्ट्रिंग में इसी तरह से, स्ट्रिंग में ये आपकी स्ट्रिंग है। अच्छा, एरे यहाँ पर इन दोनों केसेस में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रिप्रेजेंट हो रहा है, लिस्ट की फॉर्म में, लेकिन लिस्ट में कॉमा से सेपरेट होता है और यहाँ पर एरे में कॉमा से सेपरेट नहीं होता। स्ट्रिंग क्या है आपका? APS वाराणसी। तो अभी इसको कन्वर्ट किया तो
ये तो यही रहेगा APS वाराणसी। अब ये आपका क्या है, ये एक आपका एरे है, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट किया इंटेंशनली, तो ये आ गया। टाइप, यहाँ पर टाइप मेंशन कर रहा है, टाइप ND एरे है आपने इसका। और डेटा टाइप देख रहे हैं तो डेटा टाइप देखिए फ्लोट 64 दिखा रहा है A1 का, क्योंकि बाई डिफॉल्ट होता है ये, ठीक है। आइटम साइज दिखा रहा है तो आइटम साइज 8 दिखा रहा है, क्योंकि 8 × 8 कितना होता है 64, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट और फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है 1 और 23.0। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने ये प्रोग्राम डिस्कस करने की कोशिश की। अभी नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोग्राम और इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर बस सिर्फ ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये प्रोग्राम अभी भी समझ में नहीं आया, डाउट है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, वहाँ हम इसे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम भी देखेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।